गुड इवनिंग मित्रों, अच्छे होंगे आप लोग, उम्मीद करते हैं। और अच्छे से पढ़ाई भी हो रही होगी आप लोगों की, है ना। तो बेसिकली जो हमारा जो एक सफ़र चल रहा था लर्निंग टू सक्सेस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के द्वारा, है ना, उसमें जो हम लोग लास्ट क्लास में, पिछली क्लास में जो हमने डिस्कशन चल रही थी वो बेसिकली किस पे चल रही थी? वो चल रही थी हमारी प्रस्तावना, उद्देश्य का प्रेम्बल, है ना। यानी भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है वो हमसे क्या कहती है, क्या पुकार पुकार के कहना चाहती है, क्या समझाना चाहती है, किन विषयों पर उस पर चर्चा की गई है, उसकी विशेषताएं क्या हुआ है, उसका अर्थ किन शब्दों में व्यापक है, किन शब्दों में वो पूरे संविधान के अर्थ को अपने में समेटे हुए हैं। इन शब्दों को हम लास्ट क्लास में व्यापक तरीके से समझे थे, है ना, एक समझ विकसित किए थे। उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए उसी समझ को और बेहतर तरीके से समझने के लिए हमने इसको और अच्छे तरीके से प्रस्तावना को क्लासिफाई कर दिया, जो कि आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा, है ना। तो इसको हम एक एक करके आपको पढ़ते सुनाते हैं। पहला है कि ये संविधान में जो प्रस्तावना लिया कहाँ गया से है ना, कहाँ किस देश से लिया गया है ना। ये जो विशेषता है, जो प्रस्तावना की एक उत्कृष्ट और जो एक अनोखा स्वरूप है ना, ये कहाँ से लिया गया है। दूसरा जो है, इसमें क्या संशोधन हुए, कब हुए हैं, क्या जोड़े गए हैं, है कि नहीं। फिर कथन इसके बारे में, प्रस्तावना उसका के बारे में कुछ आपके संविधान वेताओं ने बहुत सारे कथन बताए हैं जिसपे आपकी चर्चा की गई, मुख्य कथनों की चर्चा हमने की थी। उसके बाद आपके अर्थ, किन अर्थों में प्रस्तावना जो है व्यापक अर्थ अपने में समेटे हुए हैं, किन अर्थों में लोग पूरा संविधान को अपने में समेटे हुए हैं। कहा गया था कि संविधान का ये आईना है, अमुख है ना। मतलब अगर हमें संविधान को समझना है तो बस उसके प्रस्तावना को समझ जाइए, आप संविधान को समझ जाइएगा कि संविधान में जो संविधान निर्माताओं का जो चिंतन था, जो सोच था, जो नजरिया था, उस नजरिए को आप अपनी आंखों से देख पाओगे अगर आपने प्रस्तावना को समझ लिया है तो, है ना। तो क्या अर्थ था, किन अर्थों में ये अपने आप को विशिष्ट रूप प्रदान करता है, अपने आप को स्वीकार करता है, ये हमने समझा था। सत्ता का स्रोत समझा था कि जो हमारा जो शासन व्यवस्था है, जो लोकतांत्रिक एक व्यवस्था हमारा शासन व्यवस्था है, इसमें सत्ता का स्रोत क्या है, तो आपको बताए थे पिछली क्लास में। तो कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो लिया गया कहाँ से है, यहाँ से लेकर आपका सत्ता के स्रोत तक, ये आपके लास्ट क्लास में हमने डिस्कशन कर लिया था, ठीक है। लास्ट क्लास हमने डिस्कशन कराया था, बहुत व्यापक तरीके से समझा था हमने यहाँ तक, ठीक है ना, कि ये जो सत्ता का स्रोत है ये मुख्य रूप से हमें क्या, हम लोगों के हाथों में। कहा गया ना, हम भारत के लोग, हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुता संपन्न समाजवादी, है ना, पंथ निरपेक्ष लोकतंत्र गणराज्य, है ना, बनाएंगे। यानी जो भी शासन व्यवस्था होगी उनका स्रोत जो होगा, शक्ति का जो स्रोत होगा, वो हम नागरिक होंगे, है ना। जिसका साक्ष्य ये है कि हर 5 वर्ष में हम लोग इलेक्शन होती है, हम लोगों को जो चुनाव जो आयोग है ना, 324 अनुच्छेद के तहत जो चुनाव आयोग जो हर 5 साल में निष्पक्ष और स्वतंत्र जो चुनाव पद्धति को अपनाकर, है ना, नए निर्वाचित लोगों को चयन करती है, जिसका निर्वाचन हम करते हैं, है ना। उनसे सीएम चुने जाते हैं, हमारे राज्य के, हमारे देश के पीएम चुने जाते हैं, है ना। राष्ट्रपति का जो निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है, तो एक चुनाव पद्धति से होता है। तो ये सिद्ध करता है कि जो हमारा जो व्यवस्था है, ये व्यवस्था कैसा है, ये लोकतांत्रिक है, हमारा शासन व्यवस्था कैसा है, लोकतांत्रिक है। तो ये हम बहुत व्यापक तरीके से हम समझे थे इन सब चीज़ों को। और यहाँ पे जो मुख्य रूप से जो शासन का स्रोत है वो हम नागरिक हैं, क्योंकि संविधान का पहला जो प्रस्तावना होता है हम भारत के लोग, यानी जो भारत में रह रहे हैं, जो भारत के नागरिक है, वही सत्ता का स्रोत है ना। वही सरकार बनाने के लिए अपने प्रतिनिधियों को चुनते हैं और वो जाकर सरकार का गठन करती है कि नहीं। व्यापक तरीके से लास्ट क्लास हमने देखा था सरकार के गठन के बारे में, कि सरकार के 3 जो मुख्य पिलर होते हैं सरकार के गठन में, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, है ना। तो मुख्य रूप से जो नागरिक है भारत के, वही भारत में सरकार के गठन को क्या करते हैं, मुख्य भूमिका निभाते हैं, क्योंकि वो चुनते हैं और उनके प्रतिनिधि जो चुने जाते हैं वही सरकार का गठन करते हैं। तो कुल मिलाकर कहें तो भारत में शासन व्यवस्था का जो सत्ता का जो शक्ति है वो मुख्य रूप से नागरिकों के पास है ना। देखिए, तो यहाँ तक हमने समझ एक विकसित कर ली थी। अब हम जो इस जो सफर, एक जो सिलसिला हमने स्टार्ट किया था प्रस्तावना को समझने के लिए, इसके आगे चलेंगे और एक एक करके देखेंगे हम आगे जो जो पॉइंट्स हमने दिए। जैसे देखिए सत्ता का उद्देश्य, है ना, कि सत्ता का ऑब्जेक्टिव्स क्या है ना। सत्ता के अगर जो सरकार बनती है ना, तो उसका उद्देश्य क्या होना चाहिए, ये प्रस्तावना कहता है। हम अभी व्यापक तरीके से देखेंगे एक एक करके।
सत्ता का स्वरूप, है ना, यानी इसका नेचर कैसा है, क्या है इसका नेचर ऑफ द पावर, यानी जो सत्ता, यानी जो सरकार का गठन होगा, जो सत्ताधारी लोग होंगे या सत्ता जो स्थापित होगी, उसका स्वरूप कैसा होगा, उसका नेचर कैसा होगा, वो कैसे काम करेगी, शासन व्यवस्था को कैसे चलाएगी, ये प्रस्तावना में कही गई है। इसके बाद हम लोग देखेंगे आदर्श के बारे में, है ना, आदर्श के बारे में, मतलब क्या आदर्श रहे हैं, है ना, शासन व्यवस्था कैसे चलाया जा सकता है, उसके आदर्शों के बारे में हम समझेंगे, ये भी प्रस्तावना में कहा गया है। ठीक है ना। देखिए आपको हम पहले बता चुके हैं कि जो प्रस्तावना है ये भारतीय संविधान की एक दर्शन है, भारतीय संविधान का क्या है, दर्शन है ना, दर्शन, यानी दर्शन में कुछ फिलॉसफी, कुछ थॉट्स, कुछ विचार क्या होते हैं, निहित होते हैं। तो इसी तरह इसमें आदर्श रूपी जो विचार है वो भी प्रस्तावना में निहित है। ठीक है, इसलिए इसे दर्शन कहा जाता है संविधान का। और भी थे, जैसे आपको बताए थे फंडामेंटल राइट्स हो गए, है ना, उसके बाद आपके डीपीएसपी हो गई, है ना, कुछ जो आपके राजनीतिक विज्ञान जो संविधान देता है वो फंडामेंटल ड्यूटी को भी कहते हैं, है ना, कि ये क्या है, दर्शन है। तो प्रस्तावना में बेसिकली हम आदर्शों के बारे में भी चर्चा करेंगे, क्या क्या आदर्श की बात कही गई है, किन किन बातों को जो संविधान निर्माता जो थे उनकी चिंतन में आदर्शों की बात कही गई है। साथ ही हम ये भी देखेंगे कि क्या क्या मामले, केसेस, है ना, क्या क्या जो केसेस थे, जो प्रमुख केसेस थे जो प्रस्तावना से संबंधित है। केसेस तो बहुत सारे हैं, लेकिन जिन्हों एक माइनर, एक मतलब मील का पत्थर जो केस साबित हुए, उन केसों की हम यहाँ बेसिकली चर्चा करेंगे जो प्रस्तावना में इंपॉर्टेंट है। आगे हम चर्चा करेंगे आलोचना, क्रिटिसाइज, ठीक है ना, क्रिटिसाइज, यानी संविधान का जो पोर्शन है, एक अंग है, अभूतपूर्व अखंड अंग है प्रस्तावना, इसके बारे में कुछ आलोचक ने आलोचना भी की है ना, तो उस आलोचना के विषय में भी हम समझेंगे। और लास्ट में इस जो प्रस्तावना का जो सफर हमने शुरू किया था पिछले क्लास में, इसको हम आखिरी पड़ाव पर लाकर खत्म करेंगे, और वो है महत्व, इम्पोर्टेंट, है ना, कि भाई प्रस्तावना का जो बेसिकली है वो इसका इम्पोर्टेंट या सिग्निफिकेंस जो है ये क्या रहा हमारे शासन व्यवस्था में, हमारे जो सत्ता का निर्माण है, जो सरकार का निर्माण है, सरकार का गठन होती है, कुल मिलाकर कहें तो भारतीय समाज के राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक सारी व्यवस्थाओं में किस प्रकार प्रस्तावना जो है अपना एक अभूतपूर्व भूमिका अदा करता है, क्या इसका महत्व रहा है, इसको हम अपने आखिरी पड़ाव में देखेंगे। और इसको देखने के बाद हम प्रस्तावना को खत्म कर देंगे, है ना। तो इस तरह से ये चैप्टर आज हमारा कंप्लीट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखने से पहले हमने देखा कि कहाँ से लिया गया और सत्ता का स्रोत क्या है, यहाँ तक हमने समझ लिया था, है ना। अब हम लोग आगे चलते हैं सफर में, देखते हैं क्या करके। तो ध्यान से देखिए, सत्ता का उद्देश्य क्या है, सत्ता का उद्देश्य, ठीक है। तो देखिए सत्ता का जो उद्देश्य है मतलब क्या है कि जो सरकार होगी, जो सत्ता बनाएंगी सरकार, उसके उद्देश्य क्या क्या होंगे, है ना, उसके उद्देश्य क्या क्या होंगे, है ना। तो ध्यान से देखिए, न्याय, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व प्लस भाईचारा, एकता एवं अखंडता, एकता प्लस अखंडता, ठीक है। देखिए, तो अगर हम कहें कि भारत में जो सत्ता स्थापित होगी, उन सत्ता का जो उद्देश्य होगा वो उद्देश्य क्या क्या होंगे, है ना, वे उद्देश्य क्या क्या होंगे। तो बेसिकली ये ध्यान से देखिए, न्याय की बात करता है उद्देश्य में प्रस्तावना, स्वतंत्रता की बात करता है, समानता की बात करता है,
बंधुत्व की बात करता है और भाईचारे की बात करता है और एकता और अखंडता की बात करता है। एक और जो इम्पोर्टेंट यहाँ पे हमने लिखा वो है आपका व्यक्ति की गरिमा। व्यक्ति की गरिमा, है ना, व्यक्ति की गरिमा की भी बात जो है सत्ता के उद्देश्य के रूप में दिखाई पड़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ से ध्यान देखिए, तो यहाँ पे जो हमने बताया कि सत्ता का उद्देश्य क्या क्या है, न्याय, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व और भाईचारा, एकता, अखंडता और व्यक्ति की गरिमा, है ना। तो यहाँ तक आप थोड़ा सा देखिए और इसको थोड़ा सा जो हम ये किए हैं, अगर आप लोग लिखना चाहते हो लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेने तो ले लीजिए, थोड़ा सा इसको, है ना, कुछ सेकंड आपको हम दे रहे हैं। ठीक है, देख लीजिए। तो हमने देखा कि जो सत्ता का जो उद्देश्य है, जो प्रस्तावना में जिक्र किया है, ये क्या क्या है। पहला है आपका न्याय, मतलब न्याय की बात की गई है, न्याय की क्या भूमिका होगी, न्याय का क्या अर्थ होगा, किन किन अर्थों में न्याय की बात की गई है हम देखेंगे। उसके बाद देखेंगे स्वतंत्रता की बात की गई है, किन किन अर्थों में देखेंगे। समानता की बात की गई, यानी लोगों में इक्वालिटी होनी चाहिए, ये देखेंगे। उसके बाद बंधुत्व और भाईचारा की बात की गई, यानी लोगों में एक भाईचारापन होना चाहिए, एक दूसरे से स्नेह और एक मतलब क्या, एक दूसरे से बंधे होने चाहिए, बंधुत्व की बात की गई है। और एकता, अखंडता, यानी हमारे देश जो है वो कैसा होना चाहिए, एक और अखंड होना चाहिए, उसमें क्या होनी चाहिए, टूट फूट नहीं होनी चाहिए, अखंडता की भावना होनी चाहिए लोगों में, देश के बीच। और एक शब्द है व्यक्ति की गरिमा। तो ये कुल मिलाकर 6 शब्द कह सकते हैं, 6 भाग में हम कह सकते हैं कि सत्ता के उद्देश्य को बांटा गया है। अब हम एक एक करके इसको समझेंगे, ध्यान से समझिए। देखिए, तो पहला जो आपका यहाँ पे शब्द है, पहला जो यहाँ पे शब्द है न्याय। ठीक है, तो न्याय किन किन अर्थों में है समझिएगा ध्यान से। तो न्याय जो है मुख्य रूप से समझिएगा, जो प्रस्तावना में बात की गई, किन किन न्यायों की बात की गई है, तो मुख्य रूप से सामाजिक, आर्थिक, तो हम न्याय की बात कर रहे थे। प्रस्तावना में एक शब्द दिया है न्याय। तो न्याय को 3 आयामों में हम समझ सकते हैं, 3 भाग में वर्गीकृत कर सकते हैं न्याय को, जो प्रस्तावना में दिया गया शब्द न्याय। पहला है सामाजिक न्याय, दूसरा है आर्थिक न्याय, तीसरा है राजनीतिक न्याय। ठीक है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। ठीक है, 3 न्याय की चर्चा जो की गई है, प्रस्तावना की गई है और बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए जो हमारा देश एक लोकतांत्रिक देश है और अगर हमारे देश में जो मूलभूत अगर शब्दों की बात करेंगे, जो प्रस्तावना में, जिसे हम बार बार कहते हैं कि अगर प्रस्तावना समझ लिए आप, तो संविधान क्या अर्थ को आप समझ गए, किन अर्थों में संविधान क्या व्याख्यान करना चाहता है, भारत का जो स्वतंत्रता कैसा होना चाहिए, सब आप समझ पाओगे अगर आपने प्रस्तावना को समझ लिए तरीके से, है ना। देखिए, आप ध्यान दीजिएगा, न्याय, स्वतंत्रता, समानता। देखिए, न्याय, स्वतंत्रता और समानता, ये किसी भी लोकतंत्र के लिए ये 3 मूलभूत विशेषताएं हैं कि अगर वो कोई भी देश लोकतांत्रिक देश है तो वहां पे क्या होगा, वहां पे न्याय नामक एक दर्शन होगा, स्वतंत्रता नामक एक दर्शन होगा और क्या होगा, समानता नामक एक विचार या सोच होगी। यानी ये तीनों मूलभूत अंग है किसी भी लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था की। ठीक है ना। उसके साथ और क्या जुड़ा हुआ है, बंधुत्व और भाईचारा, एकता, अखंडता और व्यक्ति की गरिमा। तो देखिए, हम देखते हैं न्याय, तो सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय, ये 3 न्याय की चर्चा प्रस्तावना में मुख्य रूप से की गई है। ध्यान से देखिएगा, सामाजिक न्याय और आर्थिक न्याय। देखिए, ये जो सामाजिक और आर्थिक न्याय है, इसकी मुख्य रूप से चर्चा जो हमारे है ये डीपीएसपी में की गई है। डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी राज्य को दिए हुए नीति निर्देशक तत्व, यानी राज्य को एक कल्याणकारी राज्य में, कैसे राज्य में कल्याणकारी, ध्यान से देखिएगा, कल्याणकारी, है ना, यानी राज्य को किस रूप में रूपांतरित करना है, कल्याणकारी राज्य के रूप में। तो इस कल्याणकारी राज्य के रूप में रूपांतरित करने के लिए डीपीएसपी में, है ना, बहुत सारे आर्टिकल्स दिए हुए हैं। ये जो आर्टिकल्स हैं ये आपके 36 से 51 तक दिए हुए हैं, अनुच्छेद 36 से 51 तक दिए हुए हैं। और इसमें ये
जो संविधान निर्माण करता है उन्होंने ये उनके विचारों को देखा जा सकता है कि वे ये कहें कि किस तरह राज्य को एक कल्याणकारी राज्य बनाया जा सकता है। मुख्य रूप से उनके जितने भी आर्टिकल्स हैं वो मुख्य रूप से सामाजिक और आर्थिक न्याय की बात करता है। मान लीजिए जैसे आपको एक आर्टिकल हम बताते हैं, ठीक है, मान लीजिए आर्टिकल 40, तो आर्टिकल 40 में क्या दिया हुआ, आर्टिकल 40 में दिया हुआ है कि भारत में जो है वो पंचायती राज व्यवस्था को सशक्तिकरण किया जाएगा, यानी पंचायती राज व्यवस्था को क्या किया जाएगा, मजबूत किया जाएगा। यानी कुल मिलाकर वहाँ पे क्या है, सामाजिक और आर्थिक उन्मूलन, सामाजिक और आर्थिक उन्मुख की बात की गई है, सामाजिक और आर्थिक विकास की बात की गई है, ठीक है। आर्टिकल 44 लीजिए, आर्टिकल 44 यहाँ पे क्या किया गया है, यहाँ पे यूनिवर्सल सिविल कोड है ना, समान नागरिक संहिता की बात की गई, यानी आर्थिक रूप से कोई अलग नहीं होगा, है ना, सामाजिक रूप से कोई अलग नहीं होगा, यानी वहाँ पर भी सामाजिक और आर्थिक विकास की और सामाजिक आर्थिक न्याय की बात की गई है कि आर्थिक रूप से किसी को कम या अधिक नहीं देखा जा सकता है। अगर मानिए किसी को भी, अगर किसी को मानिए हेल्थ की असुविधा है, स्वास्थ्य के लिए उसको चिकित्सा की आवश्यकता है, तो आर्थिक ही रूप से उसको चिकित्सा के लिए क्या होगा, उसको रोका नहीं जा सकता, उसको चिकित्सा कराया जाएगा। सरकार की अपनी एक क्या होगी, उसकी कर्तव्य जिम्मेदारी होगी, है ना। तो कुल मिलाकर क्या कहते हैं, यानी ये सब क्या है, राज्य को कल्याणकारी राज्य बनाने के लिए और मुख्य रूप से सामाजिक और आर्थिक न्याय को सुनिश्चित करने के लिए भारतीय नागरिकों को ये जो डीपीएसपी ये बनाई गई थी, है ना। जो संविधान निर्माता है उनकी सोच और नजरियों का ये क्या है, एक प्रतिफल है जो हमें आर्टिकल 36 से आर्टिकल 51 तक देखी जाती है, ठीक है ना। कुल मिलाकर ये है। फिर और भी हम देखेंगे, इसमें बहुत सारे और भी आर्टिकल है। मान लीजिए कि समान वेतन, समान कार्य के लिए समान वेतन, है ना। मान लीजिए कोई अगर महिला गर्भवती है तो उनको छुट्टी मिलना चाहिए, है ना, ये हो गए। और भी बहुत सारे छोटे छोटे बहुत सारे आर्टिकल्स हैं। जैसे मान लीजिए कि आप मान लीजिए कि दुधारू जो पशु है उनका हत्या नहीं करना है ना। ऐसे बहुत सारे क्या है यहाँ पे बहुत सारे यहाँ पे आर्टिकल्स दिए हुए जो मुख्य रूप से नागरिकों के सामाजिक और आर्थिक जो न्याय है उसको सुनिश्चित करता है भारतीय पृष्ठभूमि पे, है ना। और जो राजनीतिक न्याय की बात की गई है ये मुख्य रूप से फंडामेंटल राइट्स यानी जो हमारी मूलभूत जो मौलिक जो अधिकार है, जो आपके आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक दिए हुए हैं, आर्टिकल 12 से आर्टिकल 35 तक दिए हुए हैं मौलिक अधिकार। इसमें मुख्य रूप से भारतीयों के जो भारत के जो नागरिक है उनके राजनीतिक न्याय की जो है सुनिश्चित की गई है। ये फंडामेंटल राइट्स में या मौलिक अधिकार में की गई है, आर्टिकल 12 से आर्टिकल 35 तक की गई है। तो ये मुख्य रूप से हमने समझा दिया आपको कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात प्रस्तावना कर रहा है वो किन अर्थों में, किन क्षेत्रों में, उसकी व्यापकता क्या है और किन किन अर्थों में वो नागरिकों को ये कैसे ये न्याय है किस तरह सुनिश्चित कर रहा है, कहाँ पे डीपीएसपी सुनिश्चित कर रहा है डीपीएसपी के द्वारा और कहाँ पे फंडामेंटल राइट्स के द्वारा सुनिश्चित कर रहा है, ये हमने आपको समझा दी। तो ये मुख्य रूप से जो हमारा कंसेप्ट है जस्टिस, न्याय, है ना, सोशली, इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली। तो ये हमने आपको 3 न्याय के जो कंसेप्ट है, जो अवधारणा है वो हमने आपको समझा दी, है ना। अब जो दूसरा अवधारणा है स्वतंत्रता की अवधारणा है। स्वतंत्रता, है ना, मतलब आपको फ्रीडम होगी, है ना। फ्रीडम का मतलब ये नहीं कि ठीक है मन करा आपने किसी को धड़ से धके मार दिया, किसी को मन करा कुछ भी कर दिया, ऐसा नहीं। फ्रीडम का मतलब होता है कि आज़ादी आपको मिलती है, आज़ादी सभी को मिलती है, लेकिन उसमें कुछ बाध्यताएं शामिल होती हैं। आज़ादी है लेकिन उसमें आपकी कुछ जिम्मेदारी भी होती है। जिस तरह आपका फंडामेंटल राइट्स दिए हुए हैं, मौलिक अधिकार दिए, उसी तरह क्या होगा, मूल कर्तव्य भी जुड़े हुए हैं, है कि नहीं। जहाँ अधिकार है वहाँ पे कर्तव्य भी है। उसी तरीके से जहाँ पे स्वतंत्रता की बात की जा रही है वहाँ पे बाध्यता की भी बात की जा रही है। अब मान लो आप कोर्ट में बैठे हो, जज साहब फैसला सुना रहे हैं, आप बोले खड़ा होकर बोले ये गलत है, ऐसा नहीं हो सकता, तो नहीं, ये आपकी स्वतंत्रता नहीं है। यानी बाध्यता स्वतंत्रता के साथ जुड़ी हुई है। ठीक उसी प्रकार जिस तरह क्या है कर्तव्य जो जुड़ी हुई है अधिकारों के साथ, है ना। तो दोनों को हम अलग नहीं कर सकते, दोनों एक दूसरे क्या है, पूरक है ना, अलग नहीं कर सकते। तो अब हम कॉन्सेप्ट देखेंगे यहाँ पे स्वतंत्रता की, है ना। तो स्वतंत्रता यहाँ पे थोड़ा सा जगह का मैं थोड़ा सा मिटा देता हूँ, अगर आपको लिखना है तो देख लीजिए और विदिन 5-10 सेकेंड में आपको दे रहा हूँ, लिख लीजिए, फिर मैं मिटा कर फिर इसको मैं आगे स्वतंत्रता के कॉन्सेप्ट को आपको समझाऊंगा, ठीक है, देख लीजिए। तो हमने कुछ देर पहले न्याय की जो अवधारणा, जो एक न्याय का एक व्यापक स्वरूप है ना, जो हमारे संविधान में है, उसको जो उसका जो रूप जो झलकता है आपका प्रस्तावना में, उसकी हमने चर्चा की कि न्याय किन किन अर्थों में, किन किन अर्थों में न्याय जो है प्रस्तावना में कही गई है। प्रस्तावना किन किन अर्थों में न्याय को क्या करती है,
व्याख्यान करती है, हमने समझा। अब देखेंगे स्वतंत्रता की बात। तो स्वतंत्रता का मतलब फ्रीडम। तो हमने कहा अभी कुछ देर पहले कि फ्रीडम जो होती है ये अपने आप अकेले नहीं आती है, ये बाध्यताओं के साथ आती है कि नहीं। तो फ्रीडम की बात करेंगे तो हमारा जो प्रस्तावना है ये 5 प्रकार के फ्रीडम की बात करती है, 5 प्रकार के फ्रीडम की बात करती है। पहला जो फ्रीडम होता है विचार, है ना, विचार, ठीक है, विचार की स्वतंत्रता। दूसरा जो होता है आपका वो होता है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अभिव्यक्ति यानी किसी चीज को आपको व्यक्त करने का अधिकार होगा, आपकी स्वतंत्रता होगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपको किसी को गाली देने का मन किया, कोई रिस्पेक्टेड पर्सन अगर आप उसको गाली दे दो, ऐसा नहीं है ना। व्यक्त करने की आजादी है, लेकिन उसमें बाध्यताएं जुड़ी हुई है। अभिव्यक्ति हो गई। तो अगला हो गया उपासना, उपासना की स्वतंत्रता। उसके बाद अगला हो गया धर्म की स्वतंत्रता। ठीक है, देखिए ध्यान से, विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, उपासना की स्वतंत्रता, ठीक है ना, और आपका धर्म की स्वतंत्रता, और अगला जो होता है वो होता है विश्वास की स्वतंत्रता। यानी आपको जिस चीज पे विश्वास करना है आप कर सकते हो, आपको इस चीज की स्वतंत्रता है, इस पे कोई बाधित आपको नहीं करेगा। ठीक है, ध्यान से देखिए, एक एक पॉइंट्स को बहुत ही बारीकी से समझेंगे। ठीक है, बिल्कुल बारीकी से समझेंगे। देखिए यहाँ पे तो जो स्वतंत्रता की बात की गई, विचार की स्वतंत्रता, यानी आप किसी भी शब्द को या किसी भी एक तत्व को लेकर, किसी भी एक विषय को लेकर आप विचार कर सकते हो, आपकी स्वतंत्रता के अंतर्गत आती है। फिर उस विचार को आप अभिव्यक्त भी कर सकते हो। मान लो आपके मन में आया कि ऐसा है, हमारे मोहल्ले में जो रोड है वो सही नहीं है, उबड़ खाबड़ है, सही से जो नगर पालिका सही काम नहीं कर रहे हैं, तो ये आपके मन में विचार आया। फिर आपको लगा कि नहीं, एक जो है हम जाकर शिकायत करेंगे, है ना। ये क्या हुआ, उस विचार की अभिव्यक्ति हो गई। यानी आपको विचार के अधिकार है, उसको अभिव्यक्त करने का भी अधिकार है, लेकिन उसका एक शिष्ट स्वरूप होना चाहिए, एक सभ्य स्वरूप होना चाहिए, है ना। असभ्य पूर्वक हम उसको व्यक्त नहीं कर सकते हैं, है ना। उसका अगला होता है उपासना, यानी आपको किसी भी धर्म, किसी भी पूजा पाठ की तरह आपको उपासना कर सकते हो, किसी भी मूर्ति की उपासना आप कर सकते हो, जिनको आपको आस्था मान्यता होती है, जिनको आप सम्मान देते हो, उसकी उनकी उपासना आप पद्धति उपासना कर सकते हो। धर्म की स्वतंत्रता, आपको किसी धर्म को मानना है, नहीं मानना है, किस धर्म को मानना है, कैसे रहना है, किसी भी धर्म को स्वीकार कर सकते हो, इसके लिए आपकी कोई बाध्यताएं नहीं रहेगी। अगला होता है विश्वास। विश्वास का मतलब वही चीज होगा कि किसी भी चीज पे विश्वास होने, किसी धर्म के प्रति कोई विश्वास है, कोई मत उसके प्रति आपका विश्वास है, तो यह आपका स्वतंत्र होगा। यानी कुल मिलाकर आपका कहे तो स्वतंत्रता में विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, उपासना की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता और विश्वास की स्वतंत्रता, ये आपके 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है। और हमने इधर देखा था कि न्याय की स्वतंत्रता में, न्याय में क्या कहता भाई, तो न्याय में था सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, है ना, और राजनीतिक न्याय। ठीक है, जिसमें हमने बात किया था कि सामाजिक और आर्थिक न्याय की बात जो है वो डीपीएसपी के द्वारा साकारित होती है ना, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। और राजनीतिक न्याय की जो अर्थ होता है वो साकारित होता है फंडामेंटल राइट्स में झलकती है ना, राजनीतिक न्याय की बात। तो इस तरह हमने 2 कॉन्सेप्ट समझ लिया, न्याय और स्वतंत्रता। ठीक है, तीसरा हम समझेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ना, वो है समानता, इक्वालिटी, समानता। ठीक है, ध्यान से समझेंगे, ध्यान से समझिए। देखिए आती है बात इक्वालिटी की, ठीक है, आती है बात इक्वालिटी की। देखिए समानता, ठीक है, समानता को मुख्य रूप से प्रस्तावना में 2 आयामों में बांटा गया है, 2 डायमेंशन में समानता को समझा जा सकता है। ठीक है ना, देखिए पहला होता है प्रतिष्ठा की समानता, है ना, यानी जो आपकी प्रतिष्ठा होगी वो सभी क्या होंगे, सभी के लिए क्या होगी, समान होगी, किसी की प्रतिष्ठा कम या ज्यादा नहीं होगी, सभी की प्रतिष्ठाएं, है ना, समान जो है समान होगी। दूसरी होगी अवसर की समानता, अवसर की समानता, यानी आपका जो योग्यता होगी उस योग्यता के अनुसार आपको अवसर जो होंगे, अपॉर्चुनिटी जो होंगी, सभी को समान दी जाएगी। ये मुख्य रूप से 2 आयामों में समानता का जो व्यापकता है वो प्रस्तावना में दिखाया गया है। ठीक है, यानी समानता को 2 रूपों में समझा जा सकता है, प्रतिष्ठा की समानता और अवसर की समानता। यानी आपको कोई भी सरकारी जॉब होगी, कुछ भी चीजें आपका निकलेगी, नियोजन किया जाएगा सरकारी जॉब्स के द्वारा, सरकारी विभाग के द्वारा, तो उसमें आपको समानता दी जाएगी, उसमें आपकी समान प्रतिष्ठा दी जाएगी। एग्जाम्पल से हम समझ सकते हैं, ये बेसिकली हो गया। तो जो हम 3 बोले कि ये जो न्याय, स्वतंत्रता और समानता, ये जो 3 हम शब्द बोले, है ना, 3 जो हमें शब्द बोले, देखिए ध्यान से, न्याय,
स्वतंत्रता और समानता। हम क्या बोले, ये जो तीनों है ये लोकतंत्र की मूलभूत लक्षण माने जाते हैं, है ना। यानी अगर कोई भी लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है तो उसमें न्याय, स्वतंत्रता और समानता ये उस लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था की मूलभूत क्या होगी, लक्षण होगी। ये याद रखिएगा, ठीक है। तो हमने ये तीन मूलभूत लक्षणों की चर्चा कर ली है जो हमारे लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था की तीन बड़ी खंभे या तीन बड़े पिलर हैं। हम इसकी चर्चा हम लोग कर चुके हैं, जो हमारे देश के नागरिकों को दी जाती है और उनके जीवन को गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए, उनको सभी प्रकार के अधिकारों को देने के लिए, उनके न्याय को सुनिश्चित करने के लिए, है ना, उनके स्वतंत्रताओं को, है ना, व्यापक से समझाने के लिए, उनकी स्वतंत्रता को सुनिश्चित करने के लिए, है ना, ये सब को ये क्या करती है, ये भारतीय शासन व्यवस्था के आधार पे स्थापित करती है। इसकी चर्चा हमने कहाँ देखा, प्रस्तावना में देखा, ठीक है। अब आगे चलते हैं, देखते हैं ये पॉइंट और ये आपका है बंधुत्व। क्या है, बंधुत्व और भाईचारा। बंधुत्व और भाईचारा, तो देखिए बंधुत्व और भाईचारे के बारे में हम समझेंगे, ठीक है ना। बंधुत्व और भाईचारे के बारे में हम समझेंगे, ध्यान से समझिए। ये देखिए एक बेसिक, ये देखिए वन लाइनर चीज है, इसमें कोई मेन जो कॉन्सेप्ट हम लोग का था ना वो न्याय, स्वतंत्रता और समानता में थी, ठीक है। ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट एकदम एक लाइन का है, इसमें कुछ ज्यादा ये नहीं, इसलिए ज्यादा खींचा नहीं करेंगे, सिंपल समझा देंगे आपको। देखिए बंधुत्व और भाईचारा का मतलब होता है, आपको नाम से समझ आ रहा है, बंधुत्व यानी बंधुपन, मित्रता, है ना। यानी हमें एक दूसरे में क्या रखनी चाहिए, मित्रता रखनी चाहिए और भाईचारा रखनी चाहिए, है ना, मित्रता और भाईचारा रखनी चाहिए। ये आपका प्रस्तावना में कहा गया उद्देश्य है ना, मतलब सत्ता का जो उद्देश्य होना चाहिए, जो सरकार का जो शासन व्यवस्था का उद्देश्य होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, न्याय को सुनिश्चित करनी चाहिए, स्वतंत्रता को सुनिश्चित करनी चाहिए, समानता को व्यवस्थित करनी चाहिए, है ना। उसके साथ साथ क्या है, लोगों के बीच बंधुत्व और भाईचारा को बढ़ावा देना चाहिए। सोचिए, यानी ये शासन व्यवस्था के उद्देश्यों की बात कर रहा है, उसमें ये बात कर रहा है कि लोगों के बीच क्या हुआ, भाईचारा, बंधुत्व को बढ़ावा देना चाहिए, जिससे क्या हुआ, भारत में अखंडता और एकता बना रहे। ध्यान से समझिए, ये जो बंधुत्व और जो भाईचारा आप देख रहे हैं ये कुछ और नहीं है, ये इस एकता और अखंडता का कारण है। देखिए अगर भाईचारा और बंधुत्व बना रहेगा लोगों के बीच में, है ना, तो क्या होगा, देश में अखंडता, एकता बना रहेगा। यानी अगर कुल मिलाकर समझे तो ये जो बंधुत्व और जो भाईचारा है ये कारक है और एकता और अखंडता क्या है, प्रतिफल है। यानी बंधुत्व और भाईचारा जो है ये कारक और एकता अखंडता क्या है, प्रतिफल है। यानी अगर भारत को एकता और अखंडता में बनाए रखना है तो लोगों में क्या हुआ, बंधुत्व की भावना और क्या है, भाईचारे की भावना को प्रबल करना होगा। ये किसका उद्देश्य होगा, किसका कर्तव्य होगा, सत्ता का, सरकार का, शासन का उद्देश्य होगा, है कि नहीं। यानी दूसरे अर्थों में हम ये कह सकते हैं कि जो बंधुत्व और भाईचारा है ये सृजन करता है किसी भी देश को, है ना, एकता और अखंडता में बनाए रखने के लिए, है कि नहीं। तो ये समझ में आया हमें, तो ये समझे। अब देखिए एक और जो आखिरी टर्म है उसको बोलते हैं व्यक्ति की गरिमा, जो सत्ता के उद्देश्य के बारे में कहा गया, व्यक्ति की गरिमा। तो देखिए हमारे देश में लोगों को स्वतंत्रता दी गई है कि नहीं। हम आगे पढ़ाएंगे तो देख रहे थे कि सत्ता का उद्देश्य में एक और टर्म दिया हुआ है, व्यक्ति की गरिमा। तो व्यक्ति की गरिमा मतलब क्या होता है, उसका गरिमा मतलब सम्मान, है ना। हम आगे देखिए जाकर देखेंगे, आगे जब पढ़ेंगे तो हम देखेंगे आर्टिकल फंडामेंटल राइट्स में आर्टिकल 21 जिसमें राइट टू फ्रीडम एंड पर्सनल लिबर्टी की बात की गई है। मतलब आपको स्वतंत्रता और दैहिक स्वतंत्रता की आजादी होगी, है ना, ये कहा गया आर्टिकल 21 में। तो मान लीजिए आपको अधिकार तो होगा जीवन का, लेकिन अगर जीवन का अधिकार अगर आर्टिकल 21 में कहा गया है, अगर उस जीवन में गरिमा ना हो तो वो जीवन नहीं है। जैसे एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे मान लीजिए कि कोई भी व्यक्ति है, उसको सभी खाना पीना रहना सब कुछ मिल रहा है, लेकिन उसको सम्मान नहीं दिया जा रहा है, यानी उसका जीवन क्या है, गरिमा विहीन है। तो उसका जीवन को क्या, जीवन की स्वतंत्रता उसको प्राप्त नहीं है, यानी उसका फंडामेंटल राइट्स का क्या हुआ, हनन हो रहा है। और वह जा सकता है आर्टिकल 32 के तहत, आर्टिकल 32 के तहत कहाँ जा सकता है, डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में कह सकता है भाई मेरा आर्टिकल 31 का हनन हो रहा है, सो हमें ये अधिकार आप दिलवाइए सर, है कि नहीं। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि व्यक्ति की गरिमा जो है ये नागरिकों को लिए अत्यंत आवश्यक है, ठीक है। उनके जीवन की स्वतंत्रता है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये मुख्य रूप से हमने समझा कि सत्ता का उद्देश्य जो है इन अर्थों में पूरा होता है, न्याय,
स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, भाईचारा, एकता, अखंडता और व्यक्ति की गरिमा। ठीक है, तो ये हमने देखा। अब आगे हम चलेंगे इसी सफर को आगे लेकर, जब हम देखेंगे सत्ता का स्वरूप। ये भी बहुत ही वाइटल इंपॉर्टेंट एक पॉइंट है प्रस्तावना का, ये भी देखेंगे। बस कुछ सेकंड दे रहे हैं, इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम अगला चलेंगे सत्ता का स्वरूप पे, है ना। देख लीजिए इसको थोड़ा। तो हमने देखा कुछ देर पहले कि सत्ता का उद्देश्य क्या है, ऑब्जेक्टिव ऑफ द जो है, ऑब्जेक्टिव की जो बात करेंगे प्रस्तावना में, जो ऑब्जेक्टिव की बात की गई है सत्ता के उद्देश्य की, उसको हमने देख लिया। ठीक है, अगला हम देखेंगे कि सत्ता का स्वरूप कैसा है, उसका नेचर की बात किया गया प्रस्तावना में। ठीक है ना, कि सत्ता जो है हमारे जो सरकार का गठन होगा, जो सत्ता होगी वो कैसी होगी, उसका स्वभाव कैसा होगा, इसके बारे में हम जिक्र करेंगे। ठीक है, तो देखिए इसको शुरू करने से पहले एक महान व्यक्ति थे, उनका नाम था अब्राहम लिंकन। क्या नाम था? अब्राहम लिंकन। अब्राहम लिंकन एक महान व्यक्ति थे। ठीक है, इनका एक कथन था। ठीक है, इनका एक कथन था, लेकिन उसको शुरू करने से पहले, क्योंकि वो जो कथन था वो लोकतंत्र से संबंधित था, तो लोकतंत्र जो है हमारे भारत के संविधान के प्रस्तावना में 5 स्वरूपों के बारे में चर्चा की गई है। भारत का जो शासन व्यवस्था होगी उसके 5 स्वरूपों की चर्चा की गई है, सत्ता के स्वरूपों की चर्चा की गई है। पहले एक एक करके लिखे, फिर हम पार्टिकुलर लोकतंत्र पे चलेंगे। तो देखिए पहला जो आपका यहाँ पे स्वरूप की बात की गई है सत्ता का, वो है संपूर्ण प्रभुता संपन्न। संपूर्ण प्रभुता संपन्न। ठीक है, दूसरा है समाजवादी। समाजवादी। ठीक है, तीसरा है आपका, तीसरा जो आपका है वो है पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष। आगे है लोकतांत्रिक। लोक सिंपल करते हैं, लोकतंत्र लिख देते हैं। गणराज्य 5वां है। ठीक है, देखिए यानी जो हमारा सत्ता का स्वरूप होगा उसको 5 आयामों में प्रस्तावना में व्यक्त किया गया। प्रस्तावना ने 5 आयामों में सत्ता के स्वरूप को चर्चित किया है, उसका व्याख्यान करता है, जिसमें पहला है संपूर्ण प्रभुता संपन्न, सोवरेन, समाजवादी सोशलिस्ट, पंथ निरपेक्ष सेकुलर, लोकतंत्र देखो डेमोक्रेटिक, और गणराज्य मतलब रिपब्लिक। यानी जो भारत का जो सत्ता होगा, जो भारत का सत्ता जो स्थापित होगी, सरकार स्थापित होगी, है ना, जो शासन व्यवस्था होगा, उसका ये 5 स्वरूप होंगे। इन स्वरूपों को बारीकी से हम एक एक करके समझने का प्रयास करते हैं, देखते हैं। देखिए तो जो पहला है संपूर्ण प्रभुता संपन्न, सिंपल समझिए, इसका कुछ मतलब नहीं, मतलब सिंपल है, समझिए कि प्रभुत्व संपूर्ण प्रभुता संपन्न का मतलब है कि भारत का जो शासन व्यवस्था है उस पर जो कंट्रोल होगा वो भारत के लोगों का होगा, किसी बाहरी लोगों का या बाहरी देश का या बाहरी शक्तियों का कोई अधिकार जो है वो भारत के शासन व्यवस्था पे नहीं होगा। क्लियर है ना, बस ये कहा गया आपका संपूर्ण प्रभुता संपन्न। दूसरा है समाजवादी। तो ये पिछले क्लास में भी हमने आपको जिक्र करा था समाजवादी के बारे में, कि जो समाजवादी एक वैश्विक जो अवधारणा है समाजवादी का, एक जो लोकतांत्रिक जो वैश्विक स्तर पर जो समाजवादी का अवधारणा है, उसी समाजवाद से हमारा जो भारतीय समाजवाद निकटतम स्थान रखता है, लेकिन विशिष्ट है। किन अर्थों में विशिष्ट है? क्योंकि ये जो समाजवाद है वो वैश्विक समाजवादों की तुलना से अलग है। क्यों? क्योंकि जहाँ पर वैश्विक समाजवाद में ये कहा जाता है कि जो संसाधनों का जो समाजीकरण होना चाहिए, है ना, संसाधन जहाँ ज़्यादा है वहाँ से लेकर कम वाले लोगों को बांट देनी चाहिए, ऐसा हमारा समाजवाद नहीं करता। हमारा समाजवाद ये करता है कि जो गरीब नीचे तबके के जो संवेदनशील वर्ग हैं, जो जातियाँ हैं, जो वर्ग हैं, है ना, समुदाय हैं, समूह है, उन लोगों को जो है जो भारतीय जो सरकारी स्कीम्स चल रहे हैं उन स्कीमों से उनको लाभान्वित किया जाए, वो अंतिम तबके तक, अंतिम किनारे तक के जो लोग हैं उन तक उन लाभ को पहुंचाया जाए और उनके अधिकारों को, है ना, जो अधिकार उनके हैं उनको प्रदान किया जाए और उनके न्यायिक जो
आर्थिक, सामाजिक और जो आपके राजनीतिक न्याय उनको सुनिश्चित किया जाए, इसी को भारतीय कंसेप्ट में कहा जाता है समाजवादी, है ना। ये भारतीय सेंस में, भारतीय कंसेप्ट में यही समाजवाद का अर्थ उभरता है और यही भारतीय समाजवाद को एक विशिष्ट, एक अनुपम, एक अनोखा समाजवाद के रूप में प्रदर्शित करता है। ठीक है, ये समाजवाद का मतलब हुआ। पंथ निरपेक्ष का मतलब होता है, ध्यान समझिएगा, पंथ निरपेक्ष का मतलब होता है कि जो भारत जो होगा वो किसी पंथ को नहीं मानेगा, पंथ को नहीं मानेगा। यानी इसको थोड़ा सा और इनलार्ज करते हैं, इनहेंस कर देते हैं। मतलब हमारे कोई एक समुदाय है, कोई एक पंथ है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, यहूदी, ये सब क्या है, पंथ है ना, एक समुदाय है कि नहीं। तो भारत का एक धर्म कह सकते हैं। तो भारत जो है उसका कोई अपना कोई धर्म ग्रंथ नहीं होगा, कोई अपना राष्ट्रीय धर्म नहीं होगा। भारत जो हो वो सभी धर्म के लोगों को समान अधिकार, आचरण की सुविधाएं देगी। भारत किसी एक धर्म को अधिक सुविधाएं और दूसरे धर्म को कम सुविधाएं नहीं देगी। भारत किसी खास धर्म के लिए टैक्स की व्यवस्था करेगी, दूसरे धर्म के लिए टैक्स की व्यवस्था नहीं करेगी। यानी कुल मिलाकर धार्मिक स्वतंत्रता और समानता की बात जो की गई, यहाँ की गई है कि भारत का कोई पंथ को समर्पित नहीं होगा, भारत का कोई पंथ को मानकर भारत नहीं चलेगा, है ना। उसका कोई धार्मिक ग्रंथ को समर्पित नहीं होगा, धार्मिक ग्रंथ को मानकर नहीं चलेगा, कोई धर्म नहीं होगा। ये पंथ निरपेक्ष का अर्थ को व्यापकतापूर्वक प्रस्तावना में समझाया जाता है, बताया जाता है। प्रस्तावना कहती है लोकतंत्र। लोकतंत्र देखिए ये बहुत ही व्यापक कंसेप्ट है। आप जानते भी है कि जो हमारा भारत, जो भारतीय शासन व्यवस्था है वो कैसा है। भारतीय शासन व्यवस्था जो है वो लोकतांत्रिक संसदीय गणराज्य व्यवस्था है ना। यानी जो भारत का जो शासन व्यवस्था है वो मुख्य रूप से लोकतांत्रिक संसदीय गणराज्य व्यवस्था है कि नहीं भारत में, है ना। यानी एक लोकतंत्र की बात की गई है प्रस्तावना में। किसी बात की गई है, लोकतंत्र। देखिए अब हम जिक्र करते हैं अब्राहम लिंकन का। लिंकन पहले जिक्र किए थे। अब्राहम लिंकन एक महान व्यक्ति थे जिन्होंने लोकतंत्र के बारे में अपनी एक अवधारणा विकसित की थी, जिन्होंने कहा था लोकतंत्र का जो सच्चा अभिप्राय है, जो सच में लोकतंत्र के जो स्वरूप है उसको स्पष्ट रूप से साबित करता है, लोकतंत्र का अर्थ को सुनिश्चित करता है, वो होता है कि जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा शासन। ठीक है, जनता का, जनता के द्वारा, जनता के लिए शासन। ठीक है ना। तो जनता का, ध्यान समझिएगा, यानी जनता का शासन है, यानी वहां पे प्रमुख कौन होगा, जनता होगा। यानी जनता प्रमुख है, यानी लोक प्रभुता होगा, वहां पे लोगों की क्या होगी, प्रभुत्व होगी। यानी लोग जो छुएंगे, जिनको छुएंगे वही शासन व्यवस्था चलाएगा, वही सत्ता स्थापित करेगा, वही सरकार स्थापित करेगा। यानी लोकतंत्र मुख्य रूप से किसका है, जनता का शासन व्यवस्था। यानी जनता जो है वो अपने प्रतिनिधियों को चुनकर सरकार का गठन करेगी, सत्ता का निर्माण करेगी। तो ध्यान रखिएगा, जनता का, जनता के द्वारा, यानी जनता के द्वारा मतलब क्या हुआ कि जो जनता के द्वारा, यानी जनता के द्वारा जो शासन जो चलाया जाएगा वो जनता के प्रतिनिधि चलाएंगे। कौन चलाएंगे, जनता के प्रतिनिधि। यानी जनता के प्रतिनिधि, यानी प्रतिनिधि को किसने चुना, जनता ने। यानी जनता के द्वारा, है ना। यानी जनता का शासन, जनता के द्वारा शासन, है ना। और जनता के लिए, यानी उस सत्ता का उद्देश्य क्या होगा, जनता का भलाई करना। यानी जनता के क्या होगा, जनहित की काम करना, है ना। वो जनता के लिए जनहित का काम करना, यही क्या होगा, सत्ता का उद्देश्य होगा। इसीलिए अब्राहम लिंकन ने कहा कि लोकतंत्र का जो वास्तविक जो स्वरूप है ये 3 शब्दों में व्याख्यित है। जनता का, जनता के द्वारा, जनता का, जनता के द्वारा, जनता के लिए शासन। जनता का, जनता के द्वारा, जनता के लिए शासन। यानी यहाँ जनता ही प्रमुख है। जो जनता का शासन होगा, जनता के द्वारा शासन होगा और जनता के लिए शासन होगा, है ना। जो हमारे भारत को क्या बनाती है, लोकतांत्रिक बनाती है। यानी यहाँ का किसका तंत्र होगा, लोक का तंत्र होगा। ठीक है ना, क्लियर है। तो यानी जो सत्ता बनेगी, जो सरकार बनेगी वो किसके द्वारा बनेगी, लोगों के द्वारा बनेगी। इसलिए हमारा देश कैसा है, लोकतांत्रिक देश है। कैसा है, लोकतांत्रिक देश है ना। क्लियर है। आगे देखिए अगला जो टर्म दिया हुआ है गणराज्य। ठीक है, गणराज्य, ध्यान समझिएगा। गणराज्य का मतलब क्या होता है, गणराज्य का मतलब होता है कि जो राष्ट्र का प्रमुख होगा, राष्ट्र का प्रमुख, यानी राष्ट्र का प्रमुख हमारे ज्यादातर देशों में अलग अलग होते हैं। जैसे हमारे देश की अगर बात करें तो हमारे में राष्ट्र प्रमुख कौन है, राष्ट्रपति है ना। राष्ट्र प्रमुख कौन है, राष्ट्रपति है। तो जो राष्ट्रपति होते हैं वो वंशानुगत नहीं होंगे,
है ना। आज कोविंद जी हैं तो वो अगर हट गए, मान लीजिए किसी कारण से पदोचित हो गए, हट गए, हटा दिए गए, तो उनका बेटा शासन व्यवस्था नहीं चलाएगा, क्योंकि ये राजतंत्र नहीं है, ये क्या है, लोकतंत्र गणराज्य व्यवस्था है भारत की। यानी चुने जाएंगे प्रत्यक्ष रूप से, आप प्रत्यक्ष रूप से जिनको हमने चुना है वो राष्ट्रपति को चुनेंगे, है ना, प्रत्यक्ष रूप से। यानी चुना तो हमारे द्वारा ही जा रहा है, जिनको हम चुने वो चुन रहे हैं। तो यानी कुल मिलाकर भारत कैसा है, गणराज्य है। यानी भारत जो है लोकतांत्रिक संसदीय गणराज्य व्यवस्था है। अब थोड़ा सा एक चीज और हम यहाँ पे छोटा जिक्र कर दे रहे हैं, ध्यान समझिएगा। लोकतंत्र, ये जो लोकतंत्र होता है ये दो प्रकार का होता है। एक होता है संसदीय व्यवस्था, संसदीय लोकतंत्र, कैसे होता है, संसदीय लोकतंत्र, और दूसरा होता है अध्यक्षात्मक, अध्यक्षात्मक। देखिए ध्यान समझिएगा, दोनों कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, संसदीय और अध्यक्षात्मक, ठीक है, अध्यक्षात्मक, है ना। यानी लोकतंत्र है उसको भी दो भागों में बांटा गया है। एक भागा गया है संसद यानी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, यानी जो गवर्नमेंट होगा कुछ देशों में पार्लियामेंट्री फॉर्म में होगा, यानी संसदीय व्यवस्था जो होगी देश के शासन व्यवस्था को चलाएगी, जैसे हमारा देश एक है भारतवर्ष, है कि नहीं, ये संसदीय व्यवस्था है। दूसरा जो है वो है अध्यक्षात्मक, यानी वहाँ का जो प्रमुख जो होगा, जो व्यवस्था होगी साथ में, तो वो अध्यक्ष के द्वारा होगी, अध्यक्षात्मक होगी, यानी पार्लियामेंट्री नहीं होगी, प्रेसिडेंटली फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होगी, प्रेसिडेंटली फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। जैसे आपका कहाँ पे है, जैसे आपका यूएसए में है, वहाँ पे कौन प्रमुख होता है, राष्ट्रपति प्रमुख होता है कि नहीं। तो ये देखिए अंतर समझिए आप, संसदीय में क्या होता है, यहाँ पे कार्यपालिका और विधायिका दोनों एक दूसरे से जुड़े होते हैं। जैसे एग्जाम्पल समझिए, मान लीजिए विधायिका में जो नेता बैठे हुए हैं, लोकसभा में जो नेता बैठे, राज्यसभा में जो हमारे नेताजी बैठे हुए हैं, देश के नेता बैठे हुए हैं, वो क्या है, कार्यपालिका भी है। यानी विधायिका जब नियम बन रही है तो वहां भी बैठे हुए हैं, और नेता के रूप में क्या है, कार्यपालक के रूप में है कि नहीं। मान लीजिए प्रधानमंत्री जी हमारे, वो क्या है, वो एक मेंबर है ना भाई संसद के, तो वो क्या वहां पे विधि बनाने में है, यानी वो क्या विधायिका के अंग हुए, है कि नहीं। और वो जब बाहर काम करेंगे पीएम के रूप में, तो वो क्या हुए, एक कार्यपालिका के रूप में काम निर्वहन करेंगे। यानी ये जो संसदीय व्यवस्था होता है इसमें कार्यपालिका और विधायिका एक साथ जुड़े होते हैं, एक लोग होते हैं, है कि नहीं। लेकिन अध्यात्मक जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होता है इसमें क्या होता है, इसमें विधायिका और कार्यपालिका अलग अलग होते हैं, जैसे यूएसए में होता है, ठीक है ना। ये जो संसदीय व्यवस्था है इसमें क्या होता है, एक राष्ट्रपति होता है, एक उपराष्ट्रपति होता है, सॉरी एक राष्ट्रपति होता है, एक प्रधानमंत्री होता है जो देश को चलाता है। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री जी होते हैं जो देश को चलाते हैं। तो ये जो राष्ट्रपति जो होते हैं ये क्या होते हैं, ये नाम के राष्ट्र प्रमुख होते हैं, मतलब नाम के ही जो है कार्यपालिक होते हैं, नाम के। लेकिन मुख्य जो देश को चलाने वाले कौन होते हैं, देश के प्रधानमंत्री होते हैं। जैसे हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, है ना, मुख्य रूप से, है ना। तो वास्तविक जो कार्यपालक है वो हमारे देश के कौन है, प्रधानमंत्री है, और जो वास्तविक है वो कौन है, राष्ट्रपति जी हैं, ठीक है, याद रखिएगा। और अध्यात्मक जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है इसमें राष्ट्रपति ही सिर्फ होता है, प्रधानमंत्री नहीं होता है, जैसे वैसे में है। तीसरा जो मुख्य अंतर है कि संसदीय व्यवस्था में जो है वो जो वास्तविक कार्यपालक होता है, यानी प्रधानमंत्री जो होते हैं उनका जो समय काल होता है, जो काल अवधि होता है, कार्यकाल होता है, वो फिक्स नहीं होता है। यानी उनको अविश्वास प्रस्ताव से कभी भी हटाया जा सकता है। इसलिए जो प्रधानमंत्री होते हैं या संसदीय व्यवस्था में जो वास्तविक कार्यपालक होते हैं उनका कोई काल अवधि फिक्स नहीं होता। लेकिन अध्यात्मक जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होता है इसमें राष्ट्रपति को हटाने के लिए महाभियोग लगाई जाती है, जो एक जटिल प्रक्रिया है कि नहीं। तो कुल मिलाकर यहाँ पे लोकतंत्र के बारे में दो फॉर्म के बारे में हमने समझा, संसदीय और अध्यात्मक, ठीक है। तो ये हमने समझा मुख्य रूप से कि भारत जो है, भारत की जो भारतीय संविधान है उसके प्रस्तावना में जो सत्ता का स्वरूप की बात की गई है वो कैसा है, ठीक है। संप्रभुता संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्र, गणराज्य, ठीक है। अब आगे देखते हैं, इसको थोड़ा सा नोट आउट कर लीजिए, आप थोड़ा सा कॉपी कर लीजिए, बाकी फिर आगे हम चलेंगे। कुछ पॉइंट्स है, आदर्श, प्रमुख मामले, आलोचना और महत्व, ठीक है। बस बेसिक चीजें, ज्यादा नहीं है। इसको 2 मिनट में हम, बेसिक 2 मिनट में बोलेंगे, 5-7 मिनट में हम इसको समझ लेंगे, ठीक है ना। बस इसको थोड़ा सा राइट डाउन कर लीजिए जिनको जो नोट करना है ना, कुछ सेकंड में। तो आगे देखते हैं हम कि आगे जो हम समझेंगे चीजों को, कि हमने सत्ता के उद्देश्य को समझ लिया, सत्ता के स्रोत को समझ लिया, सत्ता के स्वरूप को समझ लिया। अब अगला जो पॉइंट है आदर्श, आदर्शों की बात करता है। प्रस्तावना जो आदर्शों की बात करता है, किसी बात करता है आदर्श, ये हमारा देश है ये ऐसा होना चाहिए, हमारे देश के लोगों को ये सुविधाएं, ये न्याय मिलना चाहिए, ये स्वतंत्रताएं मिलनी चाहिए, ये समानता मिलनी चाहिए, बंधुत्व होना चाहिए, भाईचारा होना चाहिए, है ना, एकता होनी चाहिए, अखंडता होनी चाहिए, जीवन की गरिमा होनी चाहिए, व्यक्ति की गरिमा होनी चाहिए। ये सब क्या आदर्शों की बात करता है कि नहीं। ये मुख्य रूप से क्या है, आदर्श
का क्या है, एक आदर्श का क्या बोल सकते हैं, एक पंचांग है, एक आदर्श का पत्रिका है, प्रस्तावना जिसमें भारत के आदर्शों के बारे में बताया जाता है, जो मुख्य रूप से किनके बारे में है, मुख्य रूप से जो भारत के संविधान के निर्माता है उनकी व्यक्तिगत सोच, उनके नजरिए को झलकाती है, समझाती है, जाहिर करती है। ठीक है, तो ये मुख्य रूप से आदर्श है, इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, भारत का दर्शन भी कहते हैं, है ना, प्रस्तावना को। ठीक है, क्योंकि आदर्शों की बात करता है। आगे देखते हैं प्रमुख मामले। देखिए संविधान को लेकर कुछ मामले हैं, है तो बहुत सारे, लेकिन जो मील के पत्थर साबित हुए हैं, है ना, संविधान को लेकर, उसकी हम चर्चा करेंगे। तो उसमें दो मुख्य रूप से है। पहला है बेरुवारी केस, बेरुवारी केस 1960, और दूसरा है आपका केशवानंद भारती केस, केशवानंद भारती बनाम केरल सरकार, या केशवानंद भारती केस भी कह सकते हैं सिंपली इसको, केशवानंद भारती केस 1973। देखिए, तो इन दो केसों को हम प्रस्तावना के कॉन्सेप्ट में प्रस्तावना से संदर्भित प्रासंगिक रूप से हम देखेंगे ये दो केसों के बारे में, जो एक इम्पोर्टेंट रोल रखता है। पहले जब प्रस्तावना हुई थी उपदेशिका के रूप में, जब जवाहरलाल नेहरू ने इनको 13 दिसंबर 1946 को क्या किया था, संविधान सभा में रखा था, और 22 जनवरी 1947 में इसको स्वीकार कर लिया गया था, प्रस्तावना का रूप एक रूपांतरित कर दिया गया था। तो हम देखेंगे प्रस्तावना जब हो गया, स्थापित हो गई, ये कॉन्सेप्ट बन गया, तो बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी बात की कि ये प्रस्तावना का अंग है, कुछ लोगों ने कहा नहीं है, बहुत सारे केसेस में है, किसी केसों में नहीं है। तो इसमें दो केस इंपॉर्टेंट है, इसमें हम थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। बेरुवारी में कहा गया कि प्रस्तावना जो है वो संविधान का अंग नहीं है, संविधान का अंग नहीं है। इसका मतलब प्रस्तावना में कोई संशोधन नहीं हो सकता। ठीक है, तो एक बड़ा मुद्दा सामने आ गया कि यार अगर प्रस्तावना में संशोधन का कोई जिक्र नहीं करा जाए, तो अगर उसमें संशोधन की कोई मतलब संशोधन करनी पड़े तो क्या करा जाए, है कि नहीं। तो ये कहा गया कि प्रस्तावना बेरुवारी केस में 1960 में प्रस्तावना संविधान का अंग है ही नहीं, तो उसमें संशोधन करा ही नहीं जा सकता, है ना। लेकिन आगे जाके जब लोगों ने समझा, नेताओं ने, बड़े बड़े जो विद्वान थे, है ना, बड़े बड़े जो राजनेता थे, बड़े बड़े जो संविधान वेता थे, उन्होंने सोचा नहीं, संविधान में संशोधन होना जरूरी है, एक मुख्य अभिन्न भाग है जो कहा गया है किसमें, आर्टिकल 368 में कहा गया है कि ठीक है, संविधान में संशोधन किया जा सकता है समय अनुसार। अगर कोई आप प्रासंगिक चीजें हो जाती है या कुछ नीड टू ऐड होना चाहिए, जोड़ना चाहिए संविधान में, तो उसमें हमें जोड़ने के लिए आर्टिकल 368 रखा गया। ये संविधान की मौलिक संरचना है, मौलिक यानी संशोधन होना चाहिए, क्योंकि हर चीज समय के अनुसार में बदलाव की जरूरत पड़ती है कि नहीं। तो संविधान भी बनेगी, अगर संविधान में बदलाव नहीं किया जाए तो सजीव नहीं रह पाएगा, वो क्या होगा, रूढ़िवादी हो जाएगा, है कि नहीं। तो उसमें बदलाव के लिए आर्टिकल जोड़ा गया, और 368 जो है संशोधन की बात करता है संविधान में। तो बोला भाई ये संशोधन की बात इसमें भी लागू होनी चाहिए। तो फिर एक आगे केस आया जो बोला केशवानंद भारती बनाम केरल सरकार 1973। इस केस में क्या हुआ, ये कहा गया कि संविधान जो है भैया, वो जो संविधान जो है ना भाई साहब, वो जो संविधान का अंग है, क्या है, प्रस्तावना क्या है, वो संविधान का प्रस्तावना अंग है ना। प्रस्तावना जो है संविधान का अभिन्न अंग है, ये संविधान से अलग नहीं है। इसका मतलब संविधान में अब संशोधन, यानी अब जब संविधान का अंग है प्रस्तावना, तो अब क्या है, प्रस्तावना में संशोधन की जा सकती है, आर्टिकल 368 के तहत की जा सकती है। इसीलिए आप देखोगे तो 42वें संविधान संशोधन, 42वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 के द्वारा पहली बार, कब, पहली बार यानी अभी तक मात्र एक बार ही, ठीक है, प्रस्तावना में संशोधन हुआ है। 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा पहली बार प्रस्तावना में संशोधन हुआ, ठीक है। ये केशवानंद भारती केस के बाद 73 के बाद 76 में हुआ, देख लीजिए ध्यान से, है ना, ये संशोधन हुआ। और इस संशोधन में 3 चीजें जोड़ी गई, है ना। क्या जोड़ा गया, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और एकता। तो पहले सीखा हम लोगों का भाई, उद्देश्य में, सत्ता के उद्देश्य में, लेकिन एक शब्द और जुड़ा गया, अखंडता, क्योंकि एकता जो है वो बिना अखंडता का अपूर्ण माना जाता है, ठीक है ना। एकता होगी तभी अखंडता बनी रहेगी। तो ये 3 शब्द जोड़ा गया, ठीक है। तो इस तरीके से क्या हुआ,
ये हुआ कि केशव भारती के बनाम 1173 में एक माना गया कि प्रस्तावना संविधान कानून उसमें संशोधन किया गया, उसी सिद्धांत 1976 में किया गया, संशोधन किया गया, ठीक है ना, ये चीज है। लेकिन यहाँ पे एक चीज और उभर कर सामने आई कि संशोधन में सब कुछ संशोधन हम नहीं कर सकते हैं, है ना। एक नया शब्द आया केशव भारती केस में, नया शब्द आया, वो शब्द का नाम क्या था? बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी जो संविधान की मूलभूत ढांचा होगी, संविधान की जो मूलभूत ढांचा होगी, मूलभूत ढांचा होगी, उसमें कोई भी संशोधन नहीं किया जाएगा। इसलिए एक नया कॉन्सेप्ट आया केशव भारती बनाम केरल सरकार 1973 में, ये भी कहा गया कि ये कॉन्सेप्ट आया बेसिक स्ट्रक्चर का एक थ्योरी आई, यानी कि अगर संविधान की कुछ मौलिक चीज है, संविधान की कुछ मूलभूत ढांचा का कुछ गुण है तो उसको बदला नहीं जा सकता, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए भारत में जो है, भारत जो है कैसा देश है? लोकतांत्रिक देश। तो क्या है भारत का लोकतंत्र? क्या है? एक मौलिक गुण है कि नहीं? उसका और भी देख लीजिए, जैसे मान लीजिए न्यायपालिका की स्वतंत्रता, ये भी क्या है? संविधान की मौलिक गुण है। न्यायपालिका को हम किसी तरह से बाधित नहीं कर सकते, कार्यपालिका नहीं कर सकते, आर्टिकल 51 याद रखिए, आर्टिकल 51 में, है ना। इस तरीके से बहुत सारी चीजें हैं, इस तरह से क्या है कि बेसिक स्ट्रक्चर को हम संशोधन नहीं कर सकते, ये आर्टिकल 368 के तहत। ये बहुत मील का पत्थर साबित हुआ कि कोई भी जब भी सरकार चाहे संशोधन नहीं कर सकता। अगर बेसिक कोई चीज है तो वो रहेगी। जैसे मान लीजिए पंथ निरपेक्ष की बात की गई, धर्म निरपेक्ष की बात की गई, भारत में कोई एक धर्म नहीं होगा, संविधान को समान रूप से देखेंगे, ये बात है क्या है? बेसिक स्ट्रक्चर है, मूलभूत ढांचा है ना। तो इसको बदलकर हम हिंदू राष्ट्र नहीं कर सकते भारत को, है कि नहीं। तो ये बहुत सारी ऐसी चीजें थी, मतलब जो भौतिक जो मूलभूत जो गुण है, वो जो मूलभूत ढांचा है संविधान का, उसमें संशोधन नहीं किया जा सकता। ये केशव भारती के 1973 का बहुत बड़ा मील का पत्थर एक जजमेंट सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये दिया गया, ठीक है ना। तो मुख्य रूप से दो केस इंपॉर्टेंट जिसमें हमने जिक्र कर दी। अब बेसिकली दो पॉइंट्स यहाँ पे दिए हुए हैं, आलोचना और महत्व। देखिए आलोचना और महत्व एक दूसरे से अलग नहीं है, दोनों एक दूसरे से संपूरक है। देखिए कैसे बताते हैं। जैसे कुछ लोग जो संविधान बेताते हुए कहें कि भाई जो प्रस्तावना है ये क्या है? ये न्याय योग्य नहीं है। क्या है ये जो है ये न्याय योग्य नहीं है, न्याय योग्य नहीं है। न्याय योग्य क्या है? ये नहीं है। क्यों? क्योंकि भाई अगर इसका फॉलो कोई चीज नहीं होता है तो कोई जरूरत नहीं है, मतलब ये न्याय योग्य नहीं है। कौन? प्रस्तावना, है ना। अगर ये नहीं होता तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना। लेकिन आगे चलकर जो बड़े बड़े जो आपके संविधान बेता थे वे कहे नहीं, देखिए ठीक है ये न्याय योग्य नहीं है, लेकिन इसका जो जिक्र है आगे चलकर, ठीक है, आगे चलकर क्या होता है, हमें संविधान के भिन्न भागों में, भिन्न आर्टिकल्स में क्या है हमें दिखते हैं। जैसे मान लीजिए, अब थोड़ा सा इसको मिलाते हैं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है तो समझाना, ठीक है ना, बहुत बेसिक चीज है, इसको समझाना जरूरी है, देख लीजिए, ठीक है। सत्ता का उद्देश्य, न्याय, स्वतंत्रता। तो देखिए, तो हम ये कह रहे थे कि बहुत सारे संविधान वेत्ता ने इसकी आलोचना की, प्रस्तावना जो है न्याय योग्य नहीं है, ठीक है। जैसे क्या महत्व है संविधान में, है कि नहीं। लेकिन बहुत सारे संविधान वेत्ताओं ने यह भी कहा ठीक है ये न्याय योग्य है, ठीक है, न्याय योग्य नहीं है, ठीक है, न्याय योग्य नहीं है, लेकिन फिर भी इसका महत्व जो है, इसका अर्थ जो है बहुत व्यापक है। जैसे मैंने आपको कुछ शब्द बताए थे, जैसे आपका बताया था मैंने कि भार्गव जी ने क्या कहा भाई, भार्गव जी ने क्या कहा इसको, प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा। क्या कहा? संविधान की आत्मा। देखिए इसकी आलोचना तो हुई है, लेकिन आलोचना से हम महत्व की तरफ जा रहे हैं कि क्या इसका महत्व है। तो भार्गव जी ने कहा संविधान की आत्मा है। और एक महापुरुष थे मुंशी जी, है ना, ये क्या रहे, ये कहें कि जो भारत है, जो प्रस्तावना है वो भारतीय राजनीति की जन्मपत्री है। भारतीय राजनीति की क्या है? जन्मपत्री है ना। यानी भारतीय की जो राजनीति होगी भारत की, ठीक है, जन्मपत्री है ये, ठीक है। एक और जो थे महापुरुष जो थे, ठीक है, जिनका नाम था पालकी वाला जी, ठीक है।
उन्होंने बोला कि ये संविधान की परिचय है। संविधान का क्या है? ये संविधान का परिचय है। ठीक है, तो देखिए इसकी व्यापकता, संविधान जो प्रस्तावना की जो व्यापकता है ये इन कथनों से स्थापित की जा सकती है। ध्यान समझिए, भानु जी क्या है? संविधान की आत्मा, यानी संविधान जो है वो प्रस्तावना के बिना सजीव रूप अपना धारण कर ही नहीं सकता। अगर सजीव प्रदान करना है, भारतीय संविधान को सजीव प्रदान करना है, यानी उसको सजीव के रूप में रखना है ना, तो उसको क्या है? उसका क्या है? उसको प्रस्तावना को साथ में रखना। प्रस्तावना क्या है? उसकी आत्मा है संविधान। ठीक है ना, ध्यान समझिएगा। मुंशी जी क्या बोले कि ये जो राजनीतिक भारतीय राज्य उसकी जन्म पत्री, यानी भारत की राजनीतिक व्यवस्था कैसी होनी चाहिए, राज व्यवस्था कैसी होनी चाहिए, ये कौन बताता है? ये प्रस्तावना बताता है। देखिए कैसे, ध्यान समझिएगा। तीसरा, संविधान का परिचय है। क्या है ये? संविधान का परिचय। अब तीनों अर्थ को मैं यहाँ समझा रहा हूँ, देखिए ध्यान से, तीनों अर्थ को मैं यहाँ समझा रहा हूँ। देखिए तीन अर्थों में जो है प्रस्तावना का महत्व है हमारे संविधान में, हमारे शासन व्यवस्था में, आर्थिक राजनीतिक सामाजिक सारी व्यवस्था में। देखिए ध्यान से, देखिए सत्ता का स्रोत की हम बात करें तो क्या बोले हम? जनता के पास है। इसके मतलब वही सत्ता, हम भारत के लोग है ना, ठीक है, तो जनता, यानी सत्ता का स्रोत कौन? ध्यान से समझिएगा, जनता। आगे देखिए, सत्ता का उद्देश्य, सत्ता के उद्देश्य में क्या था? न्याय, यानी सत्ता क्या करेगी? नागरिकों को न्याय प्रदान करेगी, न्याय की अवधारणा को साकारित करेगी। उसके और क्या था? स्वतंत्रता, क्या था? स्वतंत्रता। और क्या था? समानता, समानता। और क्या था भाई? है ना, और क्या था? व्यक्ति की गरिमा, व्यक्ति की गरिमा। ठीक है, और क्या था भाई? बंधुत्व और भाईचारा, बंधुत्व और भाईचारा। ठीक है, और देखिए और क्या था भाई? एकता और अखंडता, एकता और अखंडता। ठीक है, ये देखिए ये था सत्ता का उद्देश्य। अब न्याय में भी क्या क्लासिफाई किया गया था? क्या किया गया था? सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। ठीक है, स्वतंत्रता में क्या बोला था? विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, उपासना की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता और किसकी स्वतंत्रता? विचार, ध्यान समझिएगा, विचार आपका उत्पन्न हुआ उसको अभिव्यक्त कर दिया आपने। ठीक है ना, उपासना की, विश्वास की, धर्म की, है ना, इन सब की आपको क्या है? स्वतंत्रता है, याद रखिएगा। तो ध्यान समझिएगा, तो स्वतंत्रता में क्या क्या है? उपासना, ठीक है, धर्म, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास। एक एक चीज ध्यान से, अभी हम ये आपका सिर्फ फैक्चुअल नहीं बता रहे हैं। अगर कहीं भी बोला तो आपको लिखने के लिए कि भाई प्रस्तावना का महत्व क्या हमारे संविधान में या हमारे शासन व्यवस्था में, तो उसको हम जिक्र करें एक व्यापक स्तर पे आपको समझ को विकसित कर रहे हैं। मेंस पर एलिमिनेशन क्वेश्चन को लिखने में आपका हेल्प करेगा। ध्यान समझिए, तो जो आपका सत्ता का स्रोत जनता है, सत्ता का उद्देश्य न्याय, स्वतंत्रता, समानता। समानता में किसकी बात की गई है? प्रतिष्ठा की समानता और अवसर की समानता। ध्यान समझिएगा, फिर इसको क्लासिफाई करिए। प्रतिष्ठा, इसकी प्रतिष्ठा की समानता और अवसर की समानता, अवसर की समानता। ठीक है, तो ध्यान समझिएगा, ध्यान से समझिए यहाँ पे, है ना। न्याय, तो देखिए हम आपको बताएं सामाजिक और आर्थिक न्याय, आपको क्या बताया? ध्यान समझिएगा, ये जो प्रस्तावना है आलोचकों ने बोला ठीक है ये न्याय योग्य नहीं है, लेकिन सब जो संविधान बेटा थे वो कहे ठीक है ये न्याय योग्य नहीं है, सही बात है, मान लेते हैं, लेकिन ये जो प्रस्तावना है ये संविधान के अन्य भागों में झलकती है। ये संविधान में जहां स्पष्टता नजर आती है, जहां क्लियर चीजें व्यू समझ विचार समझ में नहीं आती है, वहां पे ये प्रस्तावना उसको क्लियर करती है, संविधान की बातों को क्लियर करती है, उसको संपूर्ण शुद्ध व्याख्यान करती है, संविधान को ये प्रस्तावना करती है। ठीक है, अब कैसे करती है देखिए, एक पॉइंट को समझेंगे जो संविधान में ने कहा था। देखिए अब ये कहा गया कि सत्ता का स्रोत, अगर ये कॉन्सेप्ट है कि भाई सत्ता का शक्ति किसके पास होगा? जनता के पास होगा, यानी सत्ता को चलाने वाले कौन होंगे? जनता होंगे, उनके द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों को वही सत्ता का निर्माण करेंगे, यानी राज्य व्यवस्था की बात करती है। कौन करती है? प्रस्तावना। ये राज्य व्यवस्था कैसा होगा, ध्यान समझिए। दूसरा न्याय की बात आती है, तो न्याय क्या है? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। आपको बताया पिछले अभी कुछ देर पहले, सामाजिक और आर्थिक जो न्याय है वो डीपीएसपी में जिक्र की गई। किसमें जिक्र की गई है? डीपीएसपी में,
समाज राज्य को कल्याणकारी राज्य में बदलने के लिए, राज्य को किसका रूप में बदलने के लिए, कल्याणकारी राज्य में बदलने के लिए डीपीएसपी में सामाजिक आर्थिक जो विचार है उसको रखी गई है। ये प्रस्तावना से यहाँ पे आया है। ठीक है। राजनीतिक न्याय सुनिश्चित किससे होती है, फंडामेंटल राइट से, आपको बताए थे फंडामेंटल राइट से। कैसे होती है, देखिए कैसे होती है। अगर मान लीजिए कोई भी सत्ता, कोई भी सरकार, कोई भी सरकारी संस्था अगर आपके अधिकार को छीन लेती है, मान लीजिए कोई भी अधिकार आपका, मान लीजिए आपका अधिकार 16 है, इसमें क्या कहा गया है कि सरकार जो नियोजन करेगी, सरकार जो नियोजन करेगी, सरकारी नौकरियां देगी, उसमें सबको समान अवसर की समानता होगी। क्या होगी, समान अवसर की समानता की बात की गई है, ध्यान समझिएगा। आर्टिकल 14 समानता की अधिकार, समानता का अधिकार, समता का अधिकार, इसको सिंपल समझेंगे, समता का अधिकार, राइट टू इक्वालिटी, ध्यान समझिएगा। आर्टिकल 17 की बात कर ले हम, अस्पृश्यता निषेध, अस्पृश्यता उन्मूलन, यानी छुआछूत का खत्म करना, ध्यान समझिए। तीन आर्टिकल में हम समझा रहे इसकी भूमिका को, राजनीतिक न्याय हमें कैसे मिलती है। समान अवसर की समानता, कोई नौकरी अगर सरकार नियोजित करती है, सरकारी नौकरी नियोजित करती है सरकारी नौकरी को, तो सबको समान अवसर मिलेंगे। देखिए समान अवसर की समानता कहाँ पे है, समान अवसर की समानता, देखिए समानता में अवसर की समानता, क्लियर है। आगे ना प्रस्तावना आ गया ना फंडामेंटल राइट्स में। 14 समता की समानता, यानी आपको समान समता की समानता, यानी आपके सामने जो होंगी आपको कानून के समक्ष समानता होगी। समता की समानता मतलब कानून के समक्ष आपकी समानता होगी। ठीक है। आर्टिकल 17 अस्पृश्यता उन्मूलन, यानी आर्टिकल 17 में कहा गया अस्पृश्यता यानी छुआछूत का उन्मूलन होगा, है ना, ये कहा गया, देखिए ठीक है ना। और अगर कोई राज्य कोई क्षेत्र ऐसा करता है, कोई विभाग करता है, तो क्या होता है, आप इसके लिए सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो, है कि नहीं। तो इस तरीके से क्या हुआ, राजनीतिक जो न्याय की बात होती है वो फंडामेंटल क्या सुनिश्चित करती है, जो प्रस्तावना करती है। ठीक है। अगला देखिए स्वतंत्रता की बात करें, धर्म की स्वतंत्रता। चलिए आर्टिकल 25 से 28 धर्म की स्वतंत्रता, आर्टिकल 25 से 28 इसमें कहा गया धर्म की स्वतंत्रता, यानी आपको किसी भी धर्म को अधिकार रखने का अधिकार, उसको उपासना करने का अधिकार है। अगर कोई धर्म को आप नहीं मानते हो तो भी आप कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। किसी भी धर्म के जो लोग होंगे वे अपने व्यवस्था को चला सकते हैं। किसी भी विशेष धर्म के लिए कोई विशेष कर की व्यवस्था सरकार नहीं करेगी, है ना, अगर करेगी तो सभी धर्मों के लिए करेगी, है कि नहीं। ये सब जो धर्म की स्वतंत्रता की बात की गई है आर्टिकल 25 से 28 में की गई। देखिए आगे ना प्रस्तावना का मूल भाव आर्टिकल संविधान में मूल रूप से, और देखिए उपासना की स्वतंत्रता ये भी इसमें आ गया। विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आर्टिकल 19, आर्टिकल 19 में बोला गया राइट टू एक्सप्रेशन, यानी आप अपने विचारों को व्यक्त कर सकते हो, यानी विचार और मन के अंदर जो उत्पन्न हुआ विचार हुआ और आपने जो उसको व्यक्त कर दिया, अभिव्यक्ति हो गई, एक्सप्रेशन हो गया। यानी राइट टू प्रेस भी क्या आर्टिकल 19 में है। राइट टू प्रेस क्या है, एक मीडियम है अपने एक्सप्रेशन को शो करने के लिए। यानी देखिए विचार और अभिव्यक्ति स्वतंत्रता आर्टिकल 19 ये भी आ गया, प्रस्तावना से कहा गया आर्टिकल 19 फंडामेंटल राइट्स में आ गया। देखिए विश्वास ये भी आपका धर्म से संबंधित जाएगा। प्रतिष्ठा और अवसर की समानता बोली आर्टिकल 16 आ गया, है ना। समान नियोजन, जो सरकारी नियोजन करेगी, जॉब निकालेगी, उसमें सभी को समान अवसर की समानता मिलेगी। ये देखिए ध्यान से, व्यक्ति की गरिमा, बंधुत्व, भाईचारा, एकता, अखंडता, ये सब आपके जो है फंडामेंटल ड्यूटीज में आते हैं। किसमें आते हैं, यानी ये भारतीयों का कर्तव्य होगा कि वे भाईचारा को बनाए रखे, एकता, अखंडता को, सहिष्णुता को बनाए रखे, है ना, लोगों में बंधुत्व बनाए रखे, ये हमारा ही कर्तव्य होगा। ये कर्तव्यों की बात की है, फंडामेंटल ड्यूटी की बात की गई है। ये की गई आर्टिकल कितने में, आर्टिकल 51A में की गई है। तो देखिए कुल मिलाकर अब हम क्या कह सकते हैं कि प्रस्तावना, फिर वहीं में चलिए, कुछ और नहीं, ये हमारे संविधान का दर्पण है, आईना है, अमुख है कि नहीं। अगर हमें संविधान को समझना है तो प्रस्तावना को समझना होगा। अगर मैं प्रस्तावना को समझ लिया तो राज्य व्यवस्था कैसे चलती है, सत्ता कैसे चलती है, उसका उद्देश्य क्या है, उसका कार्यकाली क्या होना चाहिए, उसके कर्तव्य क्या होना चाहिए, वो क्या क्या करते हैं, है ना, सत्ता का स्वरूप क्या होगा, हर चीज हम समझ सकते हैं। इन्हीं संविधान में एक एक चीज को हम समझ सकते हैं अगर प्रस्तावना। इसीलिए जो आपके इन्होंने भार्गव जी ने कहा कि प्रस्तावना क्या है, ये संविधान की आत्मा है, बिना प्रस्तावना के संविधान जीवित नहीं रह सकता। तो इन अर्थों में नहीं रहता, समझा रहा है ना। यानी सारा जो प्रस्तावना है, तो आलोचकों ने कहा कि ये न्याय योग्य नहीं है,
तब जो बात उन्होंने कहा संविधान वेताओं ने कि ठीक है, लेकिन ये जो है जहाँ जहाँ संविधान स्पष्ट अस्पष्ट होता है, क्लियर व्यू नहीं दे पाता विचारों को, वहाँ एक प्रस्तावना क्लियर करता है कि देखो ऐसा ऐसा है। और ये प्रस्तावना ही संविधान के हर पार्ट में, हर आर्टिकल में अपने अभिव्यक्ति को जाहिर करता है कि भाई ऐसा है। प्रस्तावना सिर्फ हम ऊपर में नहीं है पहला पन्ना संविधान का, हम एक एक पन्ने में शामिल है ना, क्या उसके अभिन्न अंग के रूप में। तो आज का जो क्लास था आप लोगों को, मुझे उम्मीद है कि हमने अपना 100% आपको दिया और उम्मीद है कि आपने बहुत अच्छे से समझा होगा प्रस्तावना। जो हमने कहा सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, उसको अच्छे से व्यापक तरीके से हमने एक समझ आपको विकसित की है ना। उम्मीद अच्छा रहा होगा, है ना। फिर भी इसके अलावा अगर कोई कमेंट, कोई सजेशन की आपको जरूरत पड़े तो जरूर दीजिए, वेलकम करेंगे हम कमेंट सजेशन की और कोशिश करेंगे उन पे हम और खरा उतरे, है ना। और अगर इस विषय पे कोई भी डाउट्स हो तो कमेंट में पूछ सकते हैं, है ना। बाकी इस क्लास को, इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को, लर्निंग टू सक्सेस को, इस क्लासेस को, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए ताकि उन बच्चों तक पहुंच सके जिनको इस चैनल की, इस पढ़ाई की फ्री आपको जो चीज़ें हो रही हैं एजुकेशन सिस्टम की, जो उनको लाभान्वित हो सके, वो लाभ ले सकें और अपने जीवन में सफल हो सकें। इसके लिए ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, है ना। बाकी फिर इसी सब, ये जो हमारा एक सफर था प्रस्तावना, है ना, सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, है ना, ये हमने अपना एक चैप्टर, एक बहुत बड़े व्यापक स्तर पे एक बहुत बड़े मुद्दे को, एक बहुत बड़े चैप्टर्स को हमने आज फिनिश करा, है ना। उम्मीद आपको लोग अच्छा लगा होगा। बाकी आप इसको अच्छे से रिवाइज कर लीजिए। बाकी इस सफर को हम आगे जारी रखेंगे, है ना। आगे जो हम चलेंगे मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन चलेंगे कि किस तरह हमारे संविधान का निर्माण हुआ, किस तरह जो हमारे संविधान में प्रारूप कमेटी बनी, किस तरह सचिदानंद राजेंद्र प्रसाद की क्या भूमिका रही, किस तरह आपके भीमराव अम्बेडकर की भूमिका रही, है ना। ये सब कुछ हम देखेंगे मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में। तो आज तक का जो हमारा जो ये सफर था प्रस्तावना का, ये आज खत्म होता है। अगले हम इसी सिलसिले को आगे फिर आरम्भ करेंगे, आपसे मुलाकात होगी तो मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हम उस पर चर्चा करेंगे, शुरुआत करेंगे, आगाज करेंगे और एक दिन में उसको भी निपटाएंगे। बाकी अच्छे से रहिए, पढ़ाई कीजिए, सेफ रहिए और ध्यान से पढ़ाई करिए। फिर मिलते हैं।